Good morning, students. I welcome you all after a long gap. We are here on a 10 a.m. session. So अब से हमारा टाइम पीरियड मैं आपको बता दूं कि 10 a.m. रहेगा, मॉर्निंग 10 a.m. to 11:30 a.m. ओके, सो आपका अब से कोई डिले नहीं होगा, विदाउट अ डिले हमारी क्लासेस मॉर्निंग में चलेंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आज की क्लास में आपको बता देना चाहूँ कि मेरा वेडनेसडे को 24 मार्च को, मेरा आज 22 मार्च है और वेडनेसडे जस्ट आपका कल के बाद ये जो दिन आएगा उसमें ही मेरी एक क्लास हो जाएगी। आपका जो पूरा ईयरली करंट अफेयर्स होंगे, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के, वो मैं आपको कराना यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगी। वेडनेसडे, हर एक वेडनेसडे को मेरी क्लासेस होंगी। सपोज अब जैसे फर्स्ट वेडनेसडे होगा 24 मार्च को, तो मैं मई 2020 से स्टार्ट करके मई 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो मैं आपको कराऊंगी, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज कराऊंगी। सो आपको रेगुलर उन क्लासेस को मिस नहीं करना है और ज्वाइन करना है। और इसके साथ साथ हमारी मैराथन सीरीज भी स्टार्ट हो गई, आप सबको पता ही है। और अलॉन्ग विद दैट, एक्सक्यूज मी फॉर दिस तामझाम, ओके, तो चलिए, सो जल्दी से आप लोग आ जाइए, ज्वाइन कर दें और फिर हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास लाइव नहीं है, ये प्रीमियर पे क्लास है, इसका डिफरेंस थोड़ा सा ये है, मैं आपके कमेंट्स जो है वो इतना अच्छे से देख नहीं पाऊंगी, उनका नो डाउट। मैं आपको ऑनलाइन जब क्लास चलेगी तो मैं आपके साथ रहूंगी, बट अभी मैं आपको ये रिकॉर्डेड फेज में ये क्लासेस है, तो आप प्लीज इसमें ध्यान से आप सुनना है आपको। जो आज का जो एक्टिविटीज हम करने वाले हैं, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जैसे मैं आपको बताया कि धीरे धीरे हमारा एग्रेसिव जो कॉम्पिटेंसी थी, हमारा एग्रेसिव जो भी हमारी एक्टिविटीज थी इंडियन मासेस में, वो बढ़ने लगी। और धीरे धीरे करके हमारे कुछ ऐसे नए नए नौजवान एकदम आ गए कि अब तो हम अपने देश को आजाद करा के रहेंगे, अब हम अंग्रेजों से लड़ेंगे और जितनी भी हमें चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, अपनी जान भी देनी पड़े, डजंट मैटर। तो हम क्या करेंगे अब से, जैसे भगत सिंह जैसे आपको पता है सबको स्टोरीज, तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज मैं आज आपको बताऊंगी कि इसमें अकॉर्डिंग टू योर यूपीएससी पर्सपेक्टिव कि हमारा क्वेश्चन वहां से बन जाए और क्वेश्चंस के पर्पस से वो चीजें इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए, ये मेरा फोकस रहता है क्लासेस में। ओके, सो आप चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। सो एक्सक्यूज मी, सो देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक और इम्पॉर्टेंट में बात कि आज आपका 22 मार्च जब हर साल मनाया जाता है एज अ वर्ल्ड वाटर डे। एक तरह से वाटर की कंजर्वेशन का जो हमारी जो नीड है आज की 21st सेंचुरी में, ये आपको बताने के लिए वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप अपने लिए अपनी तरफ से इतना सा काम कर सकते हैं, बिकॉज समर्स आर एंडिंग, आप अब गर्मियां आ रही हैं तो उसमें पानी ज्यादा से ज्यादा सेव करें, पानी को वेस्ट बिल्कुल ना करें। ये कुछ चीजें आप इंश्योर करके अपनी डे टू डे लाइफ में, तो आप बहुत बड़ा एक मदर नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक छोटे से एफर्ट से ही शुरुआत होती है। तो आप सब वाटर कंजर्वेशन के लिए ध्यान रखिए कि आप अब से ये दिन, एक दिन पर्टिकुलर इसीलिए सेलिब्रेट किए जाते हैं कि आप अपना जो इम्पोर्टेंस है इस चीज की हमारे लिए, पूरे दुनिया के लिए, उसको आपको बताया जा सके, समझाया जा सके। तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सो आई होप आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। मैंने स्पैरो के बारे में बताया था आपको लास्ट क्लास में, और इस क्लास में पानी के बारे में आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो चलिए, सो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो हमारी जितनी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, इनके बारे में अगर बात करें तो आपका सबसे पहले आता है कि कुछ एक काफी ज्यादा, अगर हम बात करें कि एक ही फैमिली के 3 भाई हैं, महादेव, वासुदेव, विष्णु, तीनों भाई चापेकर ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। इन तीनों भाइयों ने मिलके अंग्रेजों के खिलाफ जो उनके डिस्कंटेंट चल रहे थे, उनकी जो पॉलिसीज थी बहुत रिग्रेसफुल थी, इनको समझ आ गया कि जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक हमको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इन्होंने, तीनों भाइयों ने अपनी जान गंवा दी जस्ट बिकॉज कि वो अंग्रेजों के अगेंस्ट
अगेंस्ट आप जाके इनकी जो एक्टिविटीज थी, इन्होंने कई बार रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, मतलब इन्होंने मारने की भी कोशिश की। इनकी काफी एग्रेसिव पॉलिसीज होती थी। जितने भी रिवॉल्यूशंस की हम आज बात करेंगे, रिवॉल्यूशनरीज पर्संस की हम बात करेंगे, वो सब एक तरह से कहीं ना कहीं आपकी बहुत ही ज्यादा जितनी वायलेंस है इसमें, वो वायलेंस आपको देखने को मिलेगा इस क्लास में, ठीक है। सो ये जो चापेकर ब्रदर्स थे, इनमें से दामोदर, बालकृष्ण एंड वासुदेव चापेकर, इन्होंने WC रैंड एक ब्रिटिश ऑफिशियल से उनको शॉट किया था। इस वजह से इनको तीनों को ये सजा, जो असैसिनेशन है इनका, किया गया। देन चेयरमैन ऑफ स्पेशल प्लेग कमेटी, हुआ क्या था ड्यूरिंग 1897 महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा, पुणे में स्पेशली की प्लेग जो था, प्लेग की बीमारी आपको पता है, तो वो फैल गई बहुत ज्यादा। बट उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ खास कर नहीं रही थी, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही थी उसको। इस जो आपका पेंडेमिक था, इसको फैलने में आपका ये एक तरह से एंडेमिक, सॉरी, इसको फैलने में रोकने का कोई काम ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं कर रही थी। तो यहां से हम देखें तो इन्होंने उसी चीज से परेशान होकर आपका जो तीनों वासुदेव ब्रदर्स थे, इन्होंने एक ऑफिशियल, ब्रिटिश ऑफिशियल को शॉट कर दिया था, मतलब इनको गोली मार दी थी। इट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल असैसिनेशन इन ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया पोस्ट 1857 रिवोल्ट। जो 1857 का रिवोल्ट था, उसके बारे में तो आपको पता ही है कि आपका कितने ज्यादा जो जितने भी आपके ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उसमें ब्रिटिश कमांडर्स थे, उनको किया जाता था, पकड़ पकड़ के मार दिया जाता। बट यहाँ पे उसके बाद ये सब देखने को नहीं मिल रहा था, मिसिंग था। जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जब से स्टार्ट हुई ना, जब से अंग्रेजों के खिलाफ इनमें जब खून गर्म होने लगा कि अब तो हम इनको पकड़ पकड़ के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो ये आपका ये आफ्टर 1857 97 में आफ्टर 40 ईयर्स ये देखने को मिला हमें, ठीक है। सो इसके बाद इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और डिटेल्स कि रैंड मिलिट्री स्कॉच लेफ्टिनेंट arrest dead on the spot whereas Rand died a few days later due to injuries। मतलब जो इनके जो साथ में थे, रैंड के साथ उनके जो लेफ्टिनेंट थे, उनकी तो डेथ तुरंत हो गई थी और रैंड की थोड़ी सी इंजरीज उनको बाद में भी हुई और काफी ज्यादा टाइम के बाद उनकी डेथ हुई। बट यहाँ ये सक्सेसफुल रहे दोनों ब्रदर्स, ठीक है। चलिए, इसके बाद चापेकर ब्रदर्स के बारे में ये बोला जाता है कि जो ब्रिटिश की एट्रोसिटीज जो चल रही थी कम्युनिटी में, कि जो प्लेग चल रहा था, प्लेग को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही थी, उसी से परेशान होकर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने WC रैंड जो उस टाइम पे जो हेड कर रहे थे, जो प्लेग कमेटी थी या जो आपका जो एंडेमिक जो प्रॉब्लम्स होती थी किसी सोसाइटी में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उस गवर्नमेंट में उसके ऑफिसर को इन्होंने शॉट कर दिया था। देन गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ द एंडेमिक एंडेड अप हैरेसिंग इंडियंस। उल्टा ये इंडियंस को ही हैरास कर रही थी, इंडिया जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी वो। और यही सब देख के उनको लगा कि अब ये इंडियंस के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचना बंद कर दिया है, अब हमें इन्हें नॉक करके नहीं जगाना होगा, हमें इन्हें गोली मार के जगाना होगा। तो वही इन्होंने यहाँ पे किया और ये तीनों भाइयों को फिर यहाँ पे फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, इसको अगर हम बोले तो मानिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी या मुरई पुकार, ये आपका इसको कॉन्स्पिरेसी बोला जाएगा। ये आपका एक तरह से जो अलीपुर है, जो आज बंगाल का एक एरिया है, वहां पे ये कॉन्स्पिरेसी हुई थी। यहाँ पे ये एक्टिविटीज आपको पता है कि अनुशीलन समिति में बार बार बताते रहते हो, बहुत बड़ी एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी अगेंस्ट द, जिसमें आपकी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज यहाँ पे डिस्कस की जाती थी, यहाँ पे बातें की जाती थी। और इसमें आपका जो अलीपुर था, प्रॉपर एक जगह है बंगाल में, वहां पे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, दो जो यंग रिवॉल्यूशनरीज थे, और यंग भी इतने कि बोस वाज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, तो 18 साल की उम्र में ही इन्होंने मतलब इनको फांसी हो गई थी। सो डगलस किंगफोर्ड वाज एन अनपॉपुलर ब्रिटिश चीफ मजिस्ट्रेट हु वाज द टारगेट ऑफ द बॉम्ब थ्रोन एट मुजफ्फरपुर, नदन बिहार, मतलब जो आज बिहार में आता है, उस समय ये बंगाल का पार्ट था। तो वहां पे जो डगलस जी थे, डगलस एक नोटोरियस, इनको हम बोलेंगे कि ब्रिटिश एक ऑफिशियल थे, और इन्होंने शॉट किया था और इसी के बदले इनको फिर पकड़ा गया। अनफॉर्चुनेटली द कैरेज एट विच बॉम्ब वाज टारगेटेड, ये पर्टिकुलरली जो कैरेज था, जिस घोड़ा गाड़ी में या बग्गी में लेके जा रहे थे उनको, ऑफिशियल को, इनको लगा कि हमने उन पे बम फेंक दिया, बट वो बम गलती से किसी दो लेडीज पे, जो इंग्लिश लेडीज थी, उन पे गिर गया और वहां मौके पे ही उनकी मौत हो गई। तो इस वजह से ये फिर इनको भी मौत की सजा यहाँ पे सुनाई गई। एक
जो प्रफुल्ल चाकी जी थे, इन्होंने तो सुसाइड कर लिया था, बट बोस को जो 18 साल के थे बाद में उनको सेंटेंस टू डेथ मिला था। इसके साथ साथ इसमें और भी शामिल थे, जो आपका अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी थे, इसमें से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरी वाज अरबिंदो घोष, इनका ये भी इसमें शामिल थे, बट हिज ब्रदर बरीन घोष, ये कनायली, मतलब लेटर ऑन 30 के आसपास इसमें रेवोल्यूशनरी शामिल थे। अब इसमें हुआ यूं कि जब आपके अरबिंदो घोष को जब पकड़ा गया तो इनके खिलाफ सबूत ज्यादा ना होने की वजह से इनको छोड़ दिया गया, बाकी सबको पकड़ा गया, और जिसमें से 2 को जो आपको मैंने बताया जो प्रफुल्ल चाकी जी को सेंटेंस कर दिया गया, उन्होंने सुसाइड कर लिया, और बोस जी ने अपना यहाँ पे जो इनको सेंटेंस दे दिया गया। देन ऑल मेंबर्स ऑफ अनुशीलन समिति ऑफ कैलकाटा, कैलकाटा में मैंने बताया बहुत फेमस थी, जहां पे जितनी भी मेनली रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज होती थी वो अनुशीलन समिति से जरूर जुड़ी होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम आते हैं, देखते हैं। तो ये एक तरह से हम वो एक्टिविटीज आज पढ़ रहे हैं, वो एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप सबको, आपने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत बार आपको आपने देखा भी होगा, बुक्स में इनका बहुत मेंशन है, और इनके बारे में पता होना जरूरी भी है कि नेशनलिज्म का जो फील है हम सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, बड़ा अच्छे से हमको आज लगता है, बड़ा फ्रीडम फील करते हैं हम उस दिन। बट ये फ्रीडम कैसे मिला है, कितने जोर शोर से इसके लिए हमने काम किया है, कितना इसके पीछे हमारा जो मेहनत है वो हमने किया है, ये हमें देखना बहुत जरूरी होता है। इसके बारे में जानना, अपने ग्लोरियस पास्ट के बारे में जानना कि यस दे वर सम ऑफ अस, कि हम में से ही कोई थे कि जिन्होंने हमारे लिए इतना स्ट्रगल किया और उसके लिए अपनी जान भी देते थे इतनी यंग एज में। आजकल स्टूडेंट्स को 18 साल की एज में क्या करते हैं, मेनली आप हार्डली 12th क्लियर करते हैं, और उसमें भी आजकल तो पबजी के लिए आप इतने फॉन्ड है, तो वही आप जो एक्टिविटीज हैं आजकल इतनी चेंज हो गई है, और तब इतना ज्यादा नेशनलिज्म था लोगों में। देखिए कि थोड़ा सा हमें फिर इन चीजों का रियलाइज करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए कर्जन विलीज असैसिनेशन, अब ये 1909 ये देश से बाहर ये एक्टिविटी हुई थी। अब इसमें क्या हुआ था कि द मदन लाल ढींगरा, ये हमारे द जेंटलमैन इज हियर, मदन लाल ढींगरा जी, इन्होंने 1909 में क्या किया था कि इंडिया हाउस ऑर्गेनाइजेशन थी लंदन में, ठीक है, लंदन में ये ऑर्गेनाइजेशन थी, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रगल ऑफ इंडिया मेनली एंगेजिंग इंडियन स्टूडेंट्स इन द यूके एज इट पार्टिसिपेंट्स, मतलब मेनली इनका स्ट्रगल चलता रहता था इंडियन स्टूडेंट्स का वहां पे शामिल होने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनमें इन्होंने जो यहाँ के जो सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी यहाँ लंदन में मेनली इसको बना दिया। लेटर ऑन काम करते करते इसमें जो मदन लाल ढींगरा जैसे ऐसे लीडर्स थे, तो इन्होंने जितनी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बाहर के देशों में थी ना, स्पेशली लंदन में, तो उसका सेंटर बन गई थी ये। और इसके बाद फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस आउटसाइड द इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन वाज क्लोज डाउन आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ एन आर्मी ऑफिसर कर्जन विली। ये जो एक आर्मी ऑफिसर थे इनका असैसिनेशन कर दिया था, इनको मार दिया था किन्होंने, मदन लाल ढींगरा ने। इसके बाद ये इंडिया हाउस एसोसिएशन बंद हो गई। ठीक है, अब देखते हैं एक और हावड़ा गैंग। अब हावड़ा से आप समझ जाएंगे, ऑफ कोर्स फ्रॉम कैलकाटा, और कैलकाटा से होगा तो किससे होगा, ये अनुशीलन समिति से जरूर आप रिलेटेड होंगे। ये भी मैंने बता दिया कि वहां पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जितनी होती थी वो मेनली आपकी अनुशीलन समिति से ही रिलेटेड होती थी। अब यहाँ पे हावड़ा जो आपका गैंग था, इसमें क्या 1910 की बात है कि इसमें शामिल थे आपके अनुशीलन समिति के 47 रिवॉल्यूशनरीज। ठीक है, इसमें 47 जो रिवॉल्यूशनरी यंग जो आपके नेता थे, लीडर्स थे, वो इसमें शामिल थे। इसमें अरेस्टेड एंड ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ इंस्पेक्टर शमशुल आलम। अब ये इंस्पेक्टर थे फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया ऑफ कोर्स, तो उनके खिलाफ, उनको मारने के लिए, उनके मर्डर के लिए इनको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया, 47 लोगों को। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें जतेंद्र नाथ मुखर्जी मेनली जो रिवॉल्यूशनरी इस एक्टिविटी में स्पेशली जिनका फेस सामने आया वो थे जतेंद्र नाथ मुखर्जी। ठीक है, तो कई ऐसी एक्टिविटीज हो जाती हैं जिसमें आपका जो यंग जो आपके जनरेशन थी उस समय की, वो मेनली, और जो आज का स्पेशली सेशन है, रिवॉल्यूशनरीज कौन होंगे, कोई 60-70 ईयर्स और ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करेंगे नहीं, सीधी सी बात है। अब भाई उनमें तो ना इतनी एनर्जी है, ना उनमें इतना जो गर्मी होती है कि भाई हम लड़े, इतना एंगर नहीं होता है। जो ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज मेनली होती है ये 20 to 30 ईयर्स के बीच में जो जनरेशन होती है ना, वहां ज्यादा ये पाई जाती है कि हमको तुरंत असर चाहिए, तुरंत
करना है हमको, और तुरंत ही हमको लड़ाई करनी है, तुरंत हमको इसका जो रिजल्ट है वो भी चाहिए। तो ये सब आपकी जब देखेंगे तो मेनली जो यंगर जितने भी जनरेशन के लोग थे उस समय वो इसमें एक्टिव पाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आलम जी, जो शमशुल आलम थे, जिनका इन्होंने यहाँ पे असैसिनेट किया था। उनका क्या था कि वॉज इन्वेस्टिगेटिंग द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ द समिति, अनुशीलन समिति की बात कर रहे हैं, एंड वॉज ट्राइंग टू लिंक एंड कंसोलिडेट द मर्डर्स एंड रॉबरीज इनटू सिंगल केस। ठीक है, तो मतलब ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे, होता क्या था कि ये जब जो एक्टिविटीज करते थे उसके लिए जो भी पैसा चाहिए, जो भी फंडिंग चाहिए, ये चोरी करते थे, जैसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी एंड ऑल, ये या तो चोरी करते थे या इन्हीं के यहाँ पे डाका डालते थे, जो आपके ब्रिटिशर्स होते थे, इनको मारते थे और इनका सब रॉबरी ये जो अटेम्प्ट करते थे। देन यहाँ से इनको फंडिंग मिलता था, तो उसी के लिए ही एक केस ये लड़ रहे थे, और इस केस में कहीं ये पकड़े ना जाए, इनका साबित ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उसको इंस्पेक्टर को यहाँ पे असैसिनेट कर दिया। देन आपका ऑल द एक्यूज्ड ओनली जतेंद्रनाथ मुखर्जी एंड नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य जी वर सेंटेंस्ड टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, मतलब सिर्फ इनको ही 1 साल की यहाँ पे सजा मिली, बाकी सब लोग बच गए। इस वजह से क्योंकि यहाँ पे द लैक ऑफ जितने भी आपके एविडेंसेस, तो लैक ऑफ एविडेंसेस की वजह से यहाँ पे जो बाकी के रिवॉल्यूशनरीज थे ये बच गया। देन द नेक्स्ट पर्सन इज कि आपका दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी। इसमें क्या होता है कि ये 19 और 12 तक हम आ गए हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान आपका इसको मेनली दिल्ली कॉन्स्पिरेसी जो केस है वो बोल दिया जाता है, लाहौर इसके साथ अटैच है। वो क्या रीजन उसका वो बताते हैं। इसमें जो लॉर्ड हार्डिंग थे, द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इनको असैसिनेट करने का ट्राई किया गया था यहाँ पे, और मेनली इसमें कौन थे, रासबिहारी बोस, आपने बहुत सुना होगा। इसमें इनके द्वारा ये काम किया गया था, रासबिहारी बोस। ये ही इज द पिक्चर, हाँ ये यहाँ पे ये रासबिहारी बोस जी का पिक्चर है। इन्होंने फिर यहाँ पे क्या किया गया था कि होममेड बॉम्ब, अपने आप ही खुद ही बॉम्ब बनाया हुआ, बिकॉज अगर बाहर से बॉम्ब खरीदेंगे तो फिर पकड़े जाएंगे, खुद ही बॉम्ब बनाते थे, खुद ही फोड़ देते थे। तो यहाँ पे होममेड बॉम्ब इन्होंने बनाया, थ्रोन इनटू द वाइसरॉयज हावड़ा एलिफेंट कैरेज। जो एलिफेंट कैरेज इनको लेके जाता था, वाइसरॉय जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह सपोज, तो रास्ते में उसी के ऊपर इन्होंने फेंक दिया। अब यहाँ पे ये ड्यूरिंग अ सेरेमोनियल पोजेशन इन दिल्ली, द ओकेजन वाज द ट्रांसफर ऑफ द ब्रिटिश कैपिटल फ्रॉम द कैलकाटा टू दिल्ली। कब हुआ ये? 1912 में हुआ था। ठीक है, 1912 में जब आपका कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। आप सबको पता है कि उससे पहले हमारा कैलकाटा ब्रिटिश इंडिया में कैपिटल हुआ करता था। फिर लेटर ऑन जब तो उस दौरान जब आपके वाइसरॉय थोड़े बाहर निकले, एक्टिविटीज ज्यादा हुई उनकी, तब इन्होंने इस टाइम पीरियड को यूज किया, उन पे बम फेंका। अब लॉर्ड हार्डिंग ये इंजर्ड हो गए और इंडियन अटेंडेंट वाज किल्ड, जो उनको अटेंड कर रहे थे, जो भी कोई राजा वाजा होंगे ऑफ कोर्स, तो वो इनको जब अटेंड कर रहे थे वो उनका डेथ हो गया गलती से। अब इसके लिए इनको क्या हुआ, बोस एस्केप्ड बीइंग कॉट वेयर एज अ फ्यू अदर्स वर कन्विक्टेड फॉर देयर रोल्स इन द कॉन्स्पिरेसी। मतलब ये तो छूट गए बोस जी, अब रासबिहारी बोस जी तो छूट के निकल गए, बट बाकी जो इनके जो साथी थे वो इसमें पकड़े गए और इसके जो मामला था वो उन पे चला। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए सबसे फेमस, द मोस्ट फेमस और नटोरियस भी कैन से हम कह सकते हैं यहाँ पे, काकोरी केस, काकोरी कॉन्स्पिरेसी वाज हैपन ड्यूरिंग द 1925। तो 1925 के दौरान ये तीनों चार जो मेनली जो फेस होंगे इसमें, ट्रेन रॉबरी ये की गई थी। आपने देखा होगा, सबने लगभग देखा होगा रंग दे बसंती तो उस मूवी में बहुत अच्छा इसका इम्प्लीकेशन दिखाया गया है, कैसे उसको पोर्ट्रेट किया है किस पूरी फीलिंग के साथ, वो बहुत अच्छे से आप उस मूवी में देख सकते हैं। फिर वहां पे देखिए केस दैट अकर्ड नियर काकोरी इन उत्तर प्रदेश। सो काकोरी एक जगह का नाम है इसलिए इसको बोला गया, वहां पे ये इन्होंने इंसिडेंट हैपन किया था। हुआ क्या था, इनके पास मैंने बताया कि फंड्स नहीं होते थे पैसे को इकट्ठा करने, और पता है कि ये पैसा हमारा ही है, हमारे ही टैक्स पेयर्स का है, या हमसे ही इन्होंने लैंड रेवेन्यू लेके या जो भी पॉलिसीज है इनकी, तो इसी वजह से ये इस पे जो इसको चोरी नहीं बोलते थे, इसको अपना हक बोलते थे। तो अपने अधिकार के लिए इन्होंने जो जितने भी जो मौके मिलते थे इनको जहां भी ये वो फंड चुराने का पूरा कोशिश करते थे। और द सेम अटेम्प्ट वाज डन इन काकोरी केस। तो इसके दौरान अटैक वाज लेड बाय अ यूथ, द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन लेटर रीनेम्ड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसके जो यूथ थे ना, जैसे आपके जो राम प्रसाद बिस्मिल थे ऐसे, और अशफाकुल्ला
उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह एंड अदर्स। तो ये जो लीडर्स थे, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, फॉर्म की गई थी, इसके ये लीडर्स थे मेनली, ठीक है। तो इन्होंने मिलके प्लान किया कि जी हम जाएंगे रात को ट्रेन में से अपना जो सोना है इन्होंने छिपा रखा, पैसे छिपा रखे हैं, वो सब निकाल के ले आएंगे, ठीक है। और फिर आप देखिए दुनिया में कोई भी लीडर हो ना, कितना भी बड़ा लीडर हुआ हो, एक और बात कि वो मेनली एक आइडेंटिटी कैरी करके ही आगे बढ़ता है। वो क्या है कि रॉबिन हुड, हमको रॉबिन हुड बनना है, हमको जो अमीरों का पैसा निकाल के गरीबों को देना है। या सपोज जैसे इन्होंने भी, इनका भी जो मेन एक्टिविटी थी, इसका रीजन यही था कि हमें पैसा निकाल के और उसको अपने लिए, गरीबों के लिए यूज करना है। हमारे देश में तो लोग मर रहे हैं और यहाँ पे ये हमारा पैसा लूट रहे हैं। तो यही रीजन होता है कि जो बहुत बड़े लीडर्स होते हैं, जिनका नाम होता है दुनिया में कोई भी, वो लीडरशिप वहीं से आती है आपकी, कि जब उन्होंने अपना जो सोर्स ऑफ मनी है वो आपका ट्रांसफर किया है फ्रॉम रिच टू पुअर। तो मेनली कोई भी बड़ा लीडर आप देख लीजिए दुनिया में उठा के, ये उन्होंने काम जरूर किया है, इस वजह से वो थोड़े से आपके ऊपर जाते हैं। देन आपका ये, इसके बाद ये लीडर्स हो गए, इसमें जो लड़के इन्होंने स्पेशली जो रॉबरी को अटेम्प्ट किया था रिवॉल्यूशनरीज ने। और जो इसके बाद अगर काकोरी के बारे में, डिटेल्स के बारे में बात करें तो इसमें ये बिलीव किया जाता है कि ट्रेन मनी बैग्स थे इसमें और बिलोंगिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड वन पर्सन वाज किल्ड ड्यूरिंग द रॉबरी। ये सब कल्प्रिट्स वर कॉट एंड ट्राइड इन कोर्ट। और उसके बाद जो बिस्मिल खान, लाहिरी, रोशन, इन सबको सेंटेंस टू डेथ, मतलब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान एक्सेट्रा, इन सबको फांसी की सजा दी गई। बट ये जो एंड अदर्स वर सेंटेंस टू डिपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट, मतलब इन सबको भी बाकी जो उम्र कैद की सजा है ये दे दी गई। जो सामने से पकड़े गए बिल्कुल, और जो इसमें शामिल थे उनको उम्र कैद दे दी, जो पकड़े गए उनको मौत का सजा दे दी, ठीक है। सो तो ये काकोरी आपका एक जगह है यूपी में, यूनाइटेड प्रोविंस होता था उस समय। चिट्टागोंग आर्मरी केस, अभी चिट्टागोंग ये आपकी जगह है, ये भी जो आज आपका जो बंगाल है वहां पे बांग्लादेश में। चिट्टागोंग अपराइजिंग, दिस वाज एन अटेम्प्ट बाय रिवॉल्यूशनरीज टू रेड द पुलिस आर्मरी एंड ऑक्सिलरी फोर्सेस आर्मरी फ्रॉम चिट्टागोंग नाउ इन बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली इस जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, अगर इस कांड की अगर हम बात करें तो इंसिडेंट में आपकी मेनली फीमेल जो कुछ रिवॉल्यूशनरी थी वो शामिल थी इसमें, ये इसकी खास बात है। और यहाँ पे दे वर लेड बाय सूर्य सेन, अदर्स वर गणेश घोष, लोकनाथ बाल, प्रतिलता वाडेकर, कल्पना दत्ता, अंबिका चक्रवर्ती, सुबोधा रॉय, ये कुछ फीमेल इसमें रिवॉल्यूशनरीज शामिल थी। ये इसकी खास बात है चिट्टागोंग की। और इसमें क्या था कि आर्मरी, मतलब जहाँ पे आपकी जो गवर्नमेंट है वो अपने हथियार रखती है, जहाँ से मतलब जिसको एक तरह से हथियारों का मेन वो सेंटर माना जाता है आपकी आर्मी के लिए, आपके अदर सेफ्टी पर्पसेस के लिए। तो वहां पे इन्होंने जो अटैक किया था, रेडर्स वर नॉट एबल टू लोकेट एनी आर्म्स बट एबल टू कट टेलीफोन एंड टेलीग्राफ वायर्स। मतलब यहाँ से उनको हथियारों के लिए गए थे कि हमको हथियारों के आर्मरी की जगह से हथियार मिल जाएंगे, बट हथियार उनको मिले नहीं। तो उनको जो जहां बस चला, जो मिला सब तोड़ फोड़ करके, जो टेलीग्राफ की लाइन उस टाइम पे होता था कम्युनिकेशन के लिए एस्टेब्लिश किया था, आपको पता था, ये लॉर्ड डलहौजी याद आते होंगे इससे। तो टेलीफोन एंड टेलीग्राफ की जो लाइंस थी वो इन्होंने कट कर दी थी, ओके। ओके, सो इसके बाद तो ये जहां तक इनका जो बस चला वो उन्होंने किया यहाँ पे तोड़फोड़। एक्सक्यूज मी, चलिए। आफ्टर द रेड, जो आपके सेन होस्टेड द इंडियन फ्लैग एट द पुलिस आर्मरी, इन्होंने तब भी नहीं माने। ये देखो, ये वहीं का सीन है कि आर्मरी थी, वहां पे जितने भी आपके रिवॉल्यूशन थे वो लाइन से ऐसे खड़े हुए थे, इनको जब पकड़ा गया था तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वहाँ इंडियन फ्लैग को होस्ट किया यहाँ पे, और इन्होंने दिखाया कि यस, हम आपसे डरते नहीं, आप हमें चाहे पकड़ लीजिए या हमें जेल में डाल दीजिए, वी आर रेडी टू गेट सेंटेंस्ड, तो हम उससे भी नहीं डरते हैं। देन मेनी ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज इन्वॉल्व्ड एस्केप्ड बट सम वर कॉट एंड
एंड ट्राइड, मतलब पकड़े गए और उन पे मुकदमा चला। कुछ तो भाग गए, कुछ निकल गए, बिकॉज उनको फिर से ये काम करने थे, तार काटने थे। ठीक है। मैनी वर सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, डिपोर्टेड टू द अंडमान, एंड सूर्य सेन वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय हैंगिंग। सूर्य सेन जो मेन लीडर थे, इनको हैंग कर दिया गया, बाकी सबको अंडमान जो सेलुलर जेल आपको पता है कि वहां पे इनको ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब। अब जी इसको कौन नहीं जानता, ये तो हमारे मतलब हर एक हिंदुस्तानी, हर एक बच्चे को पता होता है ये सब चीजें, स्पेशली फ्रॉम पंजाब। तो इनको इसमें जो हमारे लेट भगत सिंह इसमें इन्वॉल्व थे, तो मेनली ये था सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। अब इसमें इन्होंने बॉम्ब गिराया, बट बॉम्ब गिराना का मतलब एक तरह से सिंबॉलिक मीन था उसका कि हम आपको बम डाल के, इसमें मेनली जो आपका कोर्ट रूम है इसमें हमारा ये मतलब है कि हम चाहते हैं कि आपकी आंखें खुले कि हम डरते नहीं हैं हम। ये सिंबॉलिक मीन में उन्होंने बम डाला था, बट इसको समझ लिया गया कि उन्होंने मारने के लिए बम डाला है हम सबको। देन इसका बैकग्राउंड में अगर जाए तो असेंबली बॉम्ब केस को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते थे 1935 का। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, द थ्री मेन रिवॉल्यूशनरीज वर अटेम्प्टेड दिस कॉन्स्पिरेसी। देन आपका इसमें बटुकेश्वर दत्त एंड टुक द रिवॉल्यूशन बाय थ्रोइंग अ बम इन द असेंबली हाउस एट द दिल्ली। तो इन्होंने यहाँ पे बम थ्रो किया, दे वाज अरेस्टेड एंड जेल्ड फॉर द एक्ट। ठीक है, यहां तक भी। अब इसके बाद यहाँ पे उनका इंटेंशन हर्ट करना नहीं था किसी को, उनका इंटेंशन था कि सिंबॉलिक वे में बताना कि एक्टिविटीज एंड फिलॉसफीज रिवॉल्यूशनरी की हम जो अंग्रेजी सरकार है ये अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, हम इसके खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। देन भगत सिंह वाज री अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द मर्डर ऑफ द ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर J.P. सॉन्डर्स। दिस केस वाज कॉल्ड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। अब भगत सिंह को मतलब दोबारा यहाँ पे पकड़ लिया गया, किस लिए? कि उन्होंने J.P. सैंडर्स को मारा। ठीक है। अब वो J.P. सैंडर्स को मारना नहीं चाहते थे, मारना चाहते थे वो आपके जेम्स स्कॉट को। ठीक है। जेम्स स्कॉट वाज द पर्सन जिसने आपका साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था 1927, याद कीजिए, वहां पे जब साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, तो लाला लाजपत राय जो वेरी फेमस लीडर, जो हम लाल बाल पाल में उसमें नाम भी आता है उनका, लाला लाजपत राय, उन्होंने पार्ट लिया था इसमें। जो आपकी नारेबाजी हो रही थी उसमें लाठियों से इतना ज्यादा इन्होंने, जो जेम्स स्कॉट थे, इनका लाठी इतनी ज्यादा इन पे मारी, इनको हर्ट किया था कि उनकी डेथ हो गई थी लाला लाजपत राय जी की। अब इतने बड़े जो लीडर थे उनकी डेथ ऐसे हो जाए, तो इसी का बदला लेने के लिए जो भगत सिंह थे, इन्होंने अपने जो फ्रेंड दोस्त थे उनके साथ मिलके ये जो मेनली जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे, बट गलती से J.P. सॉन्डर्स मर गए, तो इस वजह से इनको पकड़ा गया भगत सिंह को। और अदर्स इन्वॉल्व इन दिस किलिंग वर सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन तीनों को, जो आपके भगत सिंह, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, इन तीनों को फांसी दे दी गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका काकोरे में भी नाम आता है, वहां से ये आपको ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेम एसोसिएशन, और इसमें प्रिजन में रहते हुए जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, और भी इनके पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके साथ इन्होंने हंगर स्ट्राइक भी की। बहुत फेमस है, आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हंगर स्ट्राइक भी इन्होंने की, और बहुत सारी जो बेटर कंडीशन थी, मतलब जेल में उनको रहने के लिए अच्छी कंडीशन दी जाए। और इसके साथ साथ इन तीनों को एग्जीक्यूट कर दिया गया, इन तीनों को फांसी की सजा दे दी गई 1931 में, मार्च 31 में। ठीक है। 23 मार्च आपको पता है, हम द मार्टियर्स डे भी उसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके। सो इसके बाद आजाद वाज मार्टियर्ड द सेम ईयर इन द February इन गन बैटल विद द पुलिस इन इलाहाबाद। इलाहाबाद में इन्होंने गन बैटल में जो चंद्रशेखर आजाद बच गए थे, उनके साथ, पुलिस के साथ लड़ते लड़ते इनकी भी फिर वहां पे डेथ हो गई गोली लगने से। ओके। सो ही वाज द चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद काफी ज्यादा हमने आज रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज कर ली, मेनली जो जो इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आने का चांसेस होता है और आपको बैकग्राउंड पता होना बहुत जरूरी है, वो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद आपको MCQ मैं यहाँ पे जरूर कराऊंगी, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि आपका रेगुलर जो क्लासेस में अगर मैं MCQ शामिल करती हूँ, तो और आज की क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आज जो MCQs होंगे आपके, वो आपके बाइलिंगुअल होंगे, राइट।
बाइलिंगुअल आपके एमसीक्यूज होंगे और ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेंगे। जो स्टूडेंट आते हैं पूछते हैं कि मैम आप हिंदी नहीं करा दें, हिंदी में भी कुछ दीजिए, तो फिर जो हिंदी जो फोकस्ड जो स्टूडेंट हैं, जो हिंदी एरियाज, हिंदी बेल्ट से, उनको भी काफ़ी हेल्प होगा इससे। सो यस, हम लेट्स फर्दर गो इनटू इट। हम यहाँ पे हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला एमसीक्यू होगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको देखिए कलर भी अलग है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको सॉल्व करने में। ड्यूरिंग द फर्स्ट, आई होप निकिता तो कर लेंगी, निकिता तो सबसे पहले आंसर करती है। अभिषेक हमारे बोलते हैं मैम आप हमारा आंसर नहीं देखते, बट आंसर सबसे पहले मैं देता हूँ। तो ठीक है, अभिषेक और निकिता दोनों में एकदम कड़ी टक्कर रहती है। और हमारे और भी स्टूडेंट्स हैं रेगुलर आते हैं जो आंसर देते हैं, और बहुत बढ़िया है अगर आप रेगुलर सॉल्व करते हैं तो आपके एमसीक्यूज का जो फेयर होता है फॉर द प्रीलिम्स वो आपका खत्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें है ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल खुदाई खिदमतगार ऑल्सो नोन एज द रेड शर्ट्स कॉल्ड फॉर। अब इनको किस वजह से जो रेड शर्ट जो बोला गया खुदाई खिदमतगार को, ये किस लिए कहा जाता है? इन्होंने क्या क्या ऐसा इंपॉर्टेंट किया था? क्या इन्होंने द यूनियन ऑफ पश्तून ट्राइबल इन नॉर्थ वेस्ट इन द अफगानिस्तान, तो जो पश्तून है ना, पश्तू लैंग्वेज बोलते हैं, ये आपके अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं, ट्राइब होती है, वहां से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको बोला जाता था। या इन्होंने अडॉप्शन ऑफ टेरिटरीज, टेररिस्ट tactics and methods for terrorizing and finally ousting the colonial rulers, क्या इस वजह से ये है कि इन्होंने मतलब आतंकवादी जिस तरह से जो स्ट्रैटेजी है वो इन्होंने अपनाई थी और इस वजह से इन्होंने ब्रिटिशर्स को बाहर करने में हेल्प किया था? क्या ये मेन रीजन होगा? या अडॉप्शन ऑफ कम्युनिस्ट जो आपकी रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, या उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म, तो इसके लिए इनको जाना जाता है। या पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, ठीक है, पठान मतलब वही आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रहने वाले लोग, वहां उनकी तरफ से इन्होंने लड़े थे, कुछ किया था। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, पहले आप बताएंगे आंसर, फिर मैं आपको बताऊंगी। पहले आप इसका आंसर देने का ट्राई कीजिए और आंसर में ये जरूर लिखना है, जैसे सपोज फर्स्ट आंसर है ए बी सी या डी, कौन सा आंसर आपका, ऐसे आंसर देना है। रेगुलर में बताती हूँ, और रेगुलर हमारी क्लास अब सुबह 10 बजे हुआ करेगी, अब कभी टाइम चेंज नहीं होगा आपका, तो इस समय जरूर आपको आना है। ये टाइम आई थिंक सबके लिए फिजिबल है, आप सब उसके लिए वोट कर सकते हैं। किस किस को लगता है कि ये टाइम आपके लिए सही है, या किसको लगता है कि ये टाइम थोड़ा सा गड़बड़, पहले वाला ही ठीक था मैम, तो आप बताइए मुझे, आपको ये टाइम सही लगता है या नहीं? बताइए, ये टाइम सही है आपके लिए? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? आई थिंक मॉर्निंग में सबसे बेस्ट टाइम है कि आप एकदम फ्रेश रहते हैं इस टाइम पीरियड पे, और अपने जितने भी काम होते हैं, नेचुरल जो कोर्स होते हैं आपके, उनसे फ्री हो चुके होते हैं, और इससे आपका जो टाइम पीरियड है एकदम पढ़ाई के लिए डेडिकेट हो जाता है। सो अब आप आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सो लेट मी टेल यू, आप सबने आंसर दे दिया है, तो अब देखते हैं इसके बाद जो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो ये आपके फोर्थ ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, सबको समझ आ गया? नेक्स्ट, आप जो खुदाई खिदमतगार, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इनको रेड शर्ट जो मूवमेंट थी इनको के लिए जाना जाता है। Who said a man without soul is a mere animal, a nation without a soul is only a dumb driven cattle। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा कि एक आदमी जिसमें आत्मा नहीं है वो क्या है? वो तो जानवर है। और एक नेशन, एक राष्ट्र जिसके लोगों में सोल नहीं है, उसमें क्या है? वो डम ड्रिवन कैटल है, मतलब एक तरह से कोई और ही उस जानवर को चला रहा है। मवेशी मतलब आपके जो कैटल हैं जो आप घर में पालते हैं उनको हम कैटल्स बोलते हैं। सो ये आपका किसने बोला था? क्या ये औरोबिंदो घोष थे, रविंद्रनाथ टैगोर, द ठाकुर जी, द लाला लाजपत राय जिनके बारे में अभी मैंने बताया था, स्वामी दयानंद? देन बताएंगे आप कौन होंगे? बताइए। ये बहुत ही फेमस रिवॉल्यूशनरी है, और रिवॉल्यूशनरी मैंने बोला है तो आप 2 लोगों को तो समझ गए होंगे, एक तो औरोबिंदो और एक लाला लाजपत राय।
ठीक है, ये मेनली 2 रिवॉल्यूशनरी होंगे। तो इनमें से आपको आंसर देना है। आपका आंसर होना चाहिए सेकंड, ए या सी में से। देखते हैं किसने ज्यादा सही आंसर दिया है, कौन है वो, बताइए। सो प्लीज टेल मी कि आपको मेरी आवाज सही आ रही है नहीं आफ्टर दिस तामझाम एंड ऑल, बताइए। तो आंसर आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन मैंने बता दिए। रविंद्रनाथ टैगोर हो नहीं सकते हैं, स्वामी दयानंद नहीं है, 2 मेन रिवॉल्यूशनरी में से कोई एक है। सो आप सबका आंसर आई थिंक आपने दे दिया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आंसर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय। ओके, सो यहाँ पे आप ये कंफ्यूज नहीं होना है, और लाला लाजपत राय, सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, ये देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, Which of the following were the methods adopted by the extremist? अब मेथड्स कौन कौन से अपनाए थे एक्सट्रीमिस्ट ने? एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट से याद आपको करना है कौन कौन थे एक्सट्रीमिस्ट, जो थे आपके लाल बालपाल, वहां से आप याद कर सकते हैं इनको। मतलब जिनकी जो एक्टिविटीज थी वो रिवॉल्यूशनरी थी, वो एकदम से स्वराज चाहते थे। स्वराज का जो फीलिंग थी, स्वराज के बाद सेल्फ रूल मतलब स्वराज, ये आपका यहां से आया है। और इसके बारे में अब मैं नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स मैं आपको गांधीयन जो आपका फेज था वो स्टार्ट हो जाएगा, और इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। तो इसके बारे में आपका एक्सट्रीमिस्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ अच्छे से। यहां से आप मुझे बताएंगे कि इनका कौन से मेथड इन्होंने अपनाए थे। बॉयकॉट ऑफ कोर्ट्स, स्कूल एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, या लॉन्चिंग नेशनल एजुकेशन स्कीम्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न एजुकेशन, प्रमोटिंग यूज ऑफ स्वदेशी, या ऑल ऑफ दीज। मतलब जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गरम दल वाले नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट और आपके मॉडरेट्स, 2 आपके यहां पे मैं बताती हूं। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस आज का कांग्रेस नहीं, ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, 1885 ओके स्टार्ट हुआ था। किसने किया था? एओयू। देन यहां से आपके इसके 2 पार्ट हो गए थे, एक मॉडरेट्स, एक एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट में जो नेता थे आपके मैंने बताया 3, जो आपका लाल बालपाल, और इधर से आपके मॉडरेट्स में दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनके जैसे जो लीडर्स थे, जो गोपाल कृष्ण गोखले एंड ऑल, ये लीडर्स आपके शामिल हो जाएंगे मॉडरेट्स में। तो मॉडरेट्स का क्या पर्पस था कि हम पीसफुल तरीके से अपनी बातें मनवाएंगे, पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम अपनी बातें ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, वो हमारी बातें एक दिन जरूर सुनेंगे, हम उनसे अपील करेंगे, ठीक है। हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, बिकॉज हमारा देश अच्छे से चल रहा है ब्रिटिशर्स के अंडर, ठीक है, ये इनका मानना था। अब इनसे खफा थे आपके एक्सट्रीमिस्ट। अब एक्सट्रीमिस्ट का जो आपका, अगर उनको सही से जानना है, सही समझना है कितने किस हद तक जा सकते, तो आप जाइए देखिए 1907 का सूरत स्प्लिट, याद होगा आपको। सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था? जूते चप्पल तक चले थे एक दूसरे पे, राइट, इन्होंने फेंका था। ये जो आपके जो मॉडरेट्स थे ये बोल रहे थे कि जो आपके जो लीडर है दादा भाई नौरोजी, इनको हम लीडर बनाए अपना, और उधर से आप ये तिलक के लिए अड़ रहे थे। जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे ये बोले कि हम तिलक को बनाएंगे। अब सूरत, जैसे मैं बताऊं आपको कि सूरत आता था महाराष्ट्र जो आपकी प्रेसिडेंसी थी, सॉरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब जो एक रूल था आपकी, जो कांग्रेस में एक रूल होता है कि अगर आप एक प्रेसिडेंसी में हैं और उसी प्रेसिडेंसी से आप कोई लीडर नहीं चुन सकते, प्रेसिडेंट उस टाइम पे, ठीक है, आपका मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के हर साल यहाँ पे होते थे सेशन, तो उस सेशन का प्रेसिडेंट वो नहीं होगा पर्टिकुलर इंसान जो उस प्रेसिडेंसी से आता है जहां पे वो सेशन हो रहा है। अब ये जो सूरत था, जो आज गुजरात में आता है, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था। अब बॉम्बे से आपके तिलक थे, तो ये अड़े हुए थे कि हम तिलक को बनाएंगे, और ये अड़े हुए थे कि हम इसको नहीं बनाएंगे। तो दोनों में इतना लड़ाई हुआ कि ये दोनों मॉडरेट और ये अलग ही हो गए, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। तो यहां से फिर आप देख सकते हैं, तो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज ऐसी कौन कौन सी थी ये आपको बताना होगा।
नेक्स्ट ऑन देखते हैं आपका आंसर क्या होगा। आप मुझे प्लीज एक बार आंसर दीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। आप अपना आंसर दे सकते हैं। जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है तो थर्ड का ए बी सी किस तरह ऐसे आप आंसर देंगे, फिर देखते हैं किसने आंसर दिया है सही। ओके, क्या जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे ये कोर्ट स्कूल और गवर्नमेंट सर्विस का ये बॉयकॉट कर रहे थे? इसका मतलब देखिए, इनका बॉयकॉट करना एक आपको सिविल डिसोबीडियंस जो आपको मूवमेंट होगा गांधी जी का वो भी याद आता होगा। उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट जितनी भी जॉब्स हैं, गवर्नमेंट अगर आप एम्प्लॉय हो तो उस सब का आप त्याग करें, ठीक है, उनको आप छोड़ दें। तो यहां से बॉयकॉट मतलब जिसका आप यूज कर रहे हैं उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, ये होता है बॉयकॉट। स्वदेशी का मतलब मैंने आपको बताया है, आप जो भी चीजें, जो भी आप मटेरियल यूज करेंगे ना, मटेरियलिज्म में आप अगर हम बात करें तो आपका वो सब मटेरियल आपके खुद के बनाए होने चाहिए, अपने देश में बने हुए होने चाहिए, या जो जिस भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाए हैं वो आपका इंडियन होना चाहिए। तो ये स्वदेशी का मतलब है। तो क्या ये दोनों चीजें फॉलो करते थे या एक चीज फॉलो करते थे, या कोई भी नहीं करते थे? लॉन्चिंग नेशनल एजुकेशन स्कीम एज एन ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न एजुकेशन। अब ये जो नेशनल एजुकेशन स्कीम का क्या मतलब है कि ये यहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में अपनी जो लैंग्वेज जो एजुकेशन है इंडिया में वो चलाना चाहते थे। और जो आपका राइट फ्रॉम मैकॉले माइन्यूट जो 1835 में हुआ था, वहां से क्या पर्पज था इंग्लिश गवर्नमेंट का? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, मतलब आपके जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो दिखने में इंडियन हो बट वो सोचने में वेस्टर्न हो, तो हमें ऐसे लोग बनाने, इसलिए हमको इंग्लिश एजुकेशन देनी होगी। तो वहां से इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हो गया। तो ये वेस्टर्न एजुकेशन के विरोध में थे एक्सट्रीमिस्ट, ये आपको बताना है। तो यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपका आंसर हो जाएगा डी। जितनी भी हमने स्टेटमेंट बोली है सब स्टेटमेंट यहां पे सही हो जाएंगी। ओके, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड इन 1905, इसके बारे में बताना है आपको। क्या इसमें वॉज एनल्ड बाय किंग्स प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911, कंटिन्यू टिल इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, मतलब क्या तब तक चला जब 1947 में अपनी जो देश है वो आजाद नहीं हुआ, या इसके बाद वॉज एनल्ड मतलब खत्म कर दिया गया। एनल्ड का मतलब होता है खत्म करना। आपको पता है कि बंगाल पार्टीशन हुआ था, उसको एनल्ड भी किया गया था। ये कब किया गया था? वॉज अ रिजल्ट ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। कब आए थे? 1909, ठीक है। देन और वॉज रिवोक्ड इन 1908 बिकॉज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। क्या ये दोबारा से रिवोक्ड हो गया था, मतलब एकदम से जाग गया था? इसको 1908 में जो स्वदेशी आंदोलन के कारण खत्म कर दिया गया था, ठीक है, मतलब रिवोक कर दिया गया था, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, अगर मैं 1905 की बात करूं तो यहां पे आपका ये 1911 में खत्म किया गया था, ये आपकी बात देखना, इसको रखते हैं एक बार। कंटिन्यू टिल इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, बट ऐसा तो नहीं था कि बंगाल हमारा, या तब तक हमारा कोई ऐसा कि वेस्टर्न जो ईस्टर्न पाकिस्तान बनाना है या बांग्लादेश बनाना है, ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो बंगाल नो डाउट जिसका जो पार्टीशन हुआ था वो खत्म तो किया गया था, बट वो कब किया गया था ये आपको पता होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंस 1947 में तो नहीं हुआ था, क्योंकि इस समय वो ईस्ट पाकिस्तान बना दिया था उसको, उस पार्ट को ईस्ट पाकिस्तान इन्होंने बोल दिया है, ठीक है। देन आपका वॉज एनल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मॉर्ले मिंटो। मॉर्ले मिंटो 1909 में आए थे, किस लिए? इसका फैसला जो फेमस जो है वो है सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब मुस्लिम्स को सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट देंगे। मुस्लिम्स के अंदर एक सेपरेटिस्ट का जो फीलिंग था वो इन्होंने डाल दिया था इंग्लिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने, कि हमारा जो गवर्नमेंट है ये चलता रहे और दोनों कम्युनिटीज जो मेजर कम्युनिटीज हैं हिंदूज एंड मुस्लिम, उन सब में दोनों में लड़ाई होती रहे, राइट। ये अपने फायदे के लिए इनको लड़ा। तो मेनली इनका जो यहां से स्टार्ट हुआ था, इनका जो कम्युनलिज्म की जो फीलिंग थी। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। ओके, सो वेरी इजी, ज्यादा मुश्किल है नहीं है। आपका 1911 में ही जब क्वींस जो आपका दिल्ली दरबार लगा था, जो जॉब 5th जो आपकी और क्वींस जो आपकी आई थी दिल्ली में, मेनली जब शिफ्ट हुआ था एक तरह से, जो आपका जो कैपिटल था, कैपिटल जब शिफ्ट हुआ था ना, तभी आपका ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि बंगाल का जो पार्टीशन है उसको हम खत्म करते हैं,
तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। सो फोर्थ का आंसर ए हो जाएगा। फिफ्थ का आंसर बताएंगे। कुछ स्टेटमेंट है आपको दी गई है, इन स्टेटमेंट के बारे में आपको देखना है। स्टेटमेंट के बारे में आपको बताइए। इसमें आपका एओ ह्यूम इन्वॉल्वमेंट इन द आईएनसी वाज टू रिमूव ऑफिशियल हॉस्टिलिटी। जो एओ ह्यूम थे इनका आईएनसी में भागीदारी, आधिकारिक शत्रुता को दूर करना था। मतलब आपका जो एओ ह्यूम ने की नाम से इन्होंने जो स्टार्ट किया था आईएनसी को स्टार्ट करने का क्या मतलब था कि एक तरह से सेफ्टी वॉल, मैंने आपको पहले ही बताया जब मैंने कांग्रेस को डिस्कस किया था, सेफ्टी वॉल की तरह आईएनसी को बनाया गया था कि आपका एक तरह से जितना जो आपकी जितना डिस्कंटेंट छाया हुआ है आपकी जनता में जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये आपका कंटिन्यू ना करे, ये आपका अगेन रिवोल्ट लाइक 1857 व्हाट नॉट अगेन, कि ये दोबारा से हैपन हो, ऐसा कुछ काम हो, तो इसको रोकने के लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एओ ह्यूम ने एक यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट बनाया, ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम आईएनसी बोलते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाउंडेशन ऑफ आईएनसी वाज लॉर्ड डफरिन, और ये कब बनी थी 1885। अगर आपको डेट पता है तो आप बता पाएंगे लॉर्ड डफरिन थे या नहीं, ठीक है। देन द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनए वाज मोहम्मद अली जिन्ना। क्या ये सही है? ये तो बहुत फेमस आपका एक तरह से पता है हमको कि कौन सा वो सेशन था, कौन सा वो जो लीडर थे वो थे, कई बार बताया गया। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें आपका मैं बताऊं, ये देखिए ऑप्शन ए और बी, या तो दोनों ऑप्शन आपके फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, या आपके सिर्फ 1 और 3, या सिर्फ ओनली 1, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, मतलब सब के सब आपके करेक्ट है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका आंसर दीजिए, पहले आपका आंसर आएगा फिर हम इसका आंसर बताएंगे। चलिए आप बताएंगे कौन सा आंसर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू यू। सो यहां मैं आपको बता दूं, अगर एक स्टेटमेंट आप पहचान जाएं कि ये गलत है तो वहां से हम इसको क्वेश्चन को हम ऑड वन आउट कर सकते हैं। देखिए कि द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज नॉट मोहम्मद अली जिन्ना, इट वाज बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। ये इनके पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट हो जाएंगे आईएनसी के। तो यहां से आप देखेंगे ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और फर्स्ट स्टेटमेंट एओ ह्यूम इन्वॉल्वमेंट इन द आईएनसी वाज टू रिमूव ऑफिशियल हॉस्टिलिटी, मतलब एक तरीके से जो ऑफिशियली जो गवर्नमेंट थी जो जनता को बताना चाहती थी कि यस वी आर डूइंग समथिंग फॉर यू और यू आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आईएनसी। तो ये सब दिखाने के लिए जस्ट एक ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाउंडेशन ऑफ आईएनसी वाज लॉर्ड डफरिन। बिल्कुल सही है। तो आपका स्टेटमेंट क्या कौन सा हो जाएगा आंसर? 1 और 2 ओनली, ठीक है। सो दोनों आपका 1 और 2 ठीक हो जाएगा, बाकी सब गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी, ये किसके लिए हुई थी? बताइए। सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी ये आप बताएंगे। द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी वाज, ये या तो उबायदुल्ला सिंधी एंड मौलाना बरकतुल्ला, देन मौलाना अब्दुल बन एंड मौलाना मोहम्मद अली, क्या ये हैं? या अब्दुल्ला सिंधी एंड मौलाना मोहम्मद हसन, या राजा महेंद्र प्रताप एंड जॉन हेंटिंग, ये आप बताएंगे किसने ऑर्गेनाइज किया था इसको? सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो एटलीस्ट आप इसमें
पक्का लगाएंगे? जल्दी से बताइए। तो आपका आंसर बताइए। तो यस, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उबैदुल्ला सिंधी एंड मौलाना महमूद हसन, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि आपको एक जिस टॉपिक बताने के लिए कि सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी वाज हैपेंड इन 1916। तो इस जो सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी में आपको एक लेटर पे इंग्लिश जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट ये यूज किया गया था, कॉन्स्पिरेसी थी। देन इसमें कौन कौन से लीडर्स थे? ये फ्रॉम अफगानिस्तान एंड फ्रॉम जो देन जो इंडिया था उसमें से थे। ठीक है, 2 लीडर्स इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने बताया भी आपको। ये आपको बताना है कि एक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ही वाज सीरियसली इंजर्ड इन पुलिस लाठी चार्ज इन लाहौर ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन। ठीक है जी, एंड फॉर विच ही सब्सिक्वेंटली डाइड इन नवंबर 1928। नवंबर 1928 में इनकी डेथ भी हो गई। लेटर ऑन ब्रिटिश ऑफिसर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाठी चार्ज ऑन हिम was shot dead by the भगत सिंह एंड राजगुरु। अब यही स्टोरी मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताई थी, अगर आपको याद हो तो कौन से वो लीडर हो जाएंगे? तो क्या वो पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं, या बी ऑप्शन मंगल सिंह है, सी ऑप्शन मोतीलाल नेहरू हैं, या डी ऑप्शन लाला लाजपत राय जी हैं? कौन से होंगे लीडर? ऑफ कोर्स आप बिल्कुल बिना किसी गलती के ये आंसर मुझे दे देंगे। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आपका 1931 में इनका असैसिनेशन हुआ था भगत सिंह राजगुरु का, ये इस वजह से हुआ था कि जो जॉन सैंडर्स का इन्होंने जो यहाँ पे इन्होंने जो असैसिनेशन किया था भगत सिंह ने, तो इसकी गलती से जॉन स्कॉट जो जिनके जो मारना चाहते थे जस्ट बिकॉज जेम्स स्कॉट, ठीक है, तो जेम्स स्कॉट को जो ये मारना चाहते थे, यही इनके पीछे मेन रीजन था जो लाठीचार्ज हुआ था। और ये किसके लिए हुआ था? ऑफ कोर्स लाला लाजपत राय के लिए। तो लाला लाजपत राय को मारने के लिए जेम्स स्कॉट इसके लिए जिम्मेदार थे, बट ये जेपी सैंडर्स गलती से मारे गए, ठीक है, भगत सिंह से, इस वजह से उनको दोबारा जेल में पकड़ लिया गया। नेक्स्ट, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी जो क्लासेस हैं अब रेगुलर 10 AM हुआ करेंगी मॉर्निंग में। सुबह आपको 10 बजे क्लासेस यहाँ पे होंगी, रेगुलर आपको आना है विदाउट डिले। और वेडनेसडे को मेरा एक सेशन है, आपका जो करंट अफेयर्स होगा ना, जितना भी करंट अफेयर्स है मई 2020 का, ठीक है, पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स मैं आपको कराऊंगी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। तो उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होंगे वो यहाँ पे कराए जाएंगे और जो करंट अफेयर है वो भी बताया जाएगा। तो वेडनेसडे का सेशन तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, आप बिल्कुल ना भूलें उसको, विदाउट अ डिले आपको ये ज्वाइन करना है। और इसके साथ साथ हमारी जो मैराथन सीरीज है, आपने देखा होगा कल भी, मैराथन सीरीज जो हर संडे को होती है, मैथ्स की भी हुई है, अब हमारी जो नेक्स्ट जो संडे को होगी ये आपको बता दिया जाएगा किसकी होगी। तो हर सब्जेक्ट की मैराथन सीरीज भी आ रही है। इस सीरीज में आपका एक स्पेशलिटी होगी कि आपकी जितनी भी एमसीक्यू प्रैक्टिस होंगी, मैक्सिमम एमसीक्यू हम अपनी तरफ से आपके लिए लाएंगे, और जो अपकमिंग एग्जाम्स में आपके लिए काफी इजी होगा उनको टैकल करना। हम इतना ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे कि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ये आज के लिए इतना ही था आपका। और इसके साथ साथ आप जितनी भी जो आपके लिए यहाँ पे एक्सक्यूज मी, हाँ जी, तो आपका ये जो जितनी भी ये कॉन्स्पिरेसी हुई है, जितनी ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। और भी जो भी कॉन्फ्रेंसी होगी, जो मेन थी ये मैंने आपको बताई, जो जरूरी थी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब लेटर ऑन हम इसके जो एमसीक्यूज थे वो भी मैंने आपको कराए हैं, इनको आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। पीडीएफ आपको रेगुलर मिल जाएगा एग्जामपुर ऐप से, तो ऐप आप एग्जामपुर एक बार जरूर डाउनलोड कर लें।
वहां से आपको फ्री पीडीएफ इसका मिल जाएगा। आप पीडीएफ अगर उससे पढ़ना चाहते हैं और पीडीएफ अपने पास स्टोर करने के लिए आपको ये नोट्स मिल जाएंगे फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। और आपने रेगुलर आना है क्लास में और आंसर्स आपकी अगर देते रहेंगे तो प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। सो यस, आप रिवाइज करते रहिए, अपना रिपीट करते रहिए जो भी आप पढ़ते हैं, तभी आपको याद होगा। और अगर जितना आप रिविजन करते हैं वही आपके एग्जाम के लिए आपके लिए जरूरी भी है, ठीक है। सो या, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।